एक खुशखबरी देना चाहता हूँ आपको। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो संविदा के आधार पर आए, फिर भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है। और उसमें सबसे बड़ी बात कि संविदा पर होते हुए भी उसमें प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होगा, क्योंकि दोस्तों आगे पीछे गवर्नमेंट को उनको परमानेंट करना ही है, इसलिए वो पहले से ही प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। तो अपना टारगेट ये होना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से इन 10,000 पदों में घुसना है। और सबसे बड़ी बात कि कंप्यूटर टीचर के लिए जो कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है, उसके लिए जो योग्यता रखी है वो एक सूचना सहायक के समकक्ष रखी है। सूचना सहायक के समकक्ष होने का मतलब ये हो गया कि यदि आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके साथ साथ आपने कोई 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी कर रखा है, तो आप उसके लिए लगभग एबल होंगे। जनरली ओ लेवल, PGDCA, यदि आपने ऐसा कुछ कर रखा है तो भी आप उस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी क्या होता है कि कई लोगों के मन में ये डाउट था कि सर MCA BCA नहीं होगा तो हम कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे या नहीं लग सकते। लेकिन जो कनिष्ठ कंप्यूटर शिक्षक है, जो लोअर पद है कंप्यूटर शिक्षक का, जिसमें 8-9 हज़ार पद है, तो उसके लिए जो योग्यता रखी गई है सूचना सहायक के समकक्ष रखी हुई। उम्मीद करता हूँ आप उस योग्यता को पूरा करते हैं और आप एग्ज़ाम देंगे। दोस्तों यदि आपको कंप्यूटर शिक्षक के एग्ज़ाम की या पटवारी या राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट से कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। उस सब्जेक्ट का या उस चीज़ का हम, उस टॉपिक का हम वीडियो जो है कंसेप्ट बेस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बाकी मैं क्रम वाइज तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, सब चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। प्लस मेरी ये गारंटी है कि आप एक बार यदि इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड, कौन से टॉपिक से रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर शब्द सुनते हैं हम क्लास वहीं छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में एक बोरियत होती है कि यार कंप्यूटर का इतिहास, हम उन व्यक्तियों को जानते नहीं हैं, वो किसी दूसरे देश के हैं, प्लस इसमें कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं। तो स्टूडेंट्स की ये मानसिकता बन जाती है कि चलो कंप्यूटर हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चंस आ गए तो हम छोड़ देंगे। लेकिन 1-2 क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंस है वो अगर आपको देखनी है तो जो बंदा 1 नंबर से या आधे नंबर से या कुछ पॉइंटों से रहता है उससे पूछिए कि 1 नंबर की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी होती है। मैं आपको ये कंप्यूटर का जो इतिहास है उस इतिहास को कोशिश करूँगा एक अलग तरीके से पढ़ाऊँ, क्योंकि यदि अपने राजस्थान का ही इतिहास होता या भारत का इतिहास होता तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते थे और उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा होता। लेकिन क्या होता है कि जब जैसे ही हम कंप्यूटर का इतिहास पढ़ने की कोशिश करते हैं हमारे मन में वही ख्यालात आ जाते हैं, यार इतना टफ है, ये है। नहीं है, ईजी है। आप उसको ईजी तरीके से कभी पढ़े नहीं हो, आपने कभी बुक से पढ़ा होगा या जनरली आपने किसी टीचर से भी पढ़ा है। तो क्या होता है कि चाहे वो टीचर हो चाहे वो बुक्स हो, आपको ऐसी चीज़ों में उलझा देती है जिसका आपके एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। प्लस आपको केवल फैक्ट्स लिखाए जाते हैं, आपको समझाया ही नहीं जाता है कि वो चीज़ें होती क्या है, वो चीज़ें क्यों आई, कैसे आई, उनका प्रादुर्भाव जो हुआ वो कैसे हुआ। तो ऐसी कुछ चीज़ें कभी कभी हिंदी के शब्दों में अटक जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास क्रम। जैसा कि एक बात और देखिए, किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी टीचर का जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है उसका मोटिवेशन क्या है? उसका मोटिवेशन है कि आपके वीडियो के नीचे यदि जो सब्सक्राइब बटन है वो रेड कलर का दिख रहा है तो उसे प्लीज़ क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा मोटिवेशन है, क्योंकि लोग जैसे जैसे हमसे जुड़ते हैं वैसे वैसे हम प्रयास ये करते हैं कि अपना बेस्ट दे पाएँ। क्योंकि
ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, सामने स्टूडेंट्स तो है नहीं कि मैं उनके साथ कॉमेडी करूं, तो और हाँ, स्टूडेंट को आजकल एक ये ट्रेंड है कि जो टीचर कॉमेडी करके पढ़ाता है बस उसी की क्लास पढ़ेंगे, उसी की क्लास समझ में आती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ कॉमेडी ज़रूरी है वहाँ कॉमेडी भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको हर चीज़ का कंसेप्ट लर्निंग पर भी आपको फोकस करना रहता है, क्योंकि केवल जो कॉमेडी पर फोकस करते हैं वो हर बार एग्ज़ाम देते हैं, और जो कॉमेडी के साथ साथ क्लास पर ध्यान देते हैं वो एक ही बार एग्ज़ाम देते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि आप फोकस्ड होकर क्लास को पढ़ें और बोरियत नहीं हो आपको। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई है, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास। कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का विकास क्रम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है हिस्ट्री, और जनरली मैं बोर्ड पे जो भी चीज़ लिखता हूँ उसका कोई ना कोई मीन होता है, ये आप नोटिस करें। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का इतिहास, हिंदी अर्थ ये होता है। मैंने यहाँ क्या लिखा है, कंप्यूटर का विकास क्रम। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर किसी ने युद्ध नहीं लड़े हैं, और जैसे ही हम इतिहास शब्द सुनते हैं हमारे माइंड में मानसिकता ही वही बन जाती है कि बस युद्ध होने वाले हैं, योद्धाएं आने वाले हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जनरली कंप्यूटर का जो इतिहास है, इतिहास तो वैसे ही बीते हुए समय की घटनाएं होती है, तो हम कंप्यूटर के इतिहास को इतिहास न करके क्योंकि स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है, हम उसे कहेंगे कंप्यूटर का विकास क्रम, कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर का विकास हुआ है। चलिए दोस्तों, विकास कर देते हैं कंप्यूटर का। आज कंप्यूटर के विकास की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले अपने को, जैसा कि मैंने पिछली 2 क्लासों में समझाया था आपको, यदि आपको वो चीजें समझ में नहीं आई है तो कमेंट करें, मैं वापस समझाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो उस वीडियो को वापस देख लें, वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको। कंप्यूटर का जो इतिहास है उसकी बात करें तो सबसे पहले हम कंप्यूटर शब्द की बात करते हैं। कंप्यूटर, देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो बना है वो 2 शब्दों से बना है, जैसा कि मैंने कंप्यूटर के परिचय की क्लास में भी बनाया है। एक तो बना है कंप्यूट। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है, गणना करना। इसके पीछे ER लग गया, यानी क्या हो गया, करने वाला। अब देखिए, कंप्यूटर का हिंदी अर्थ ही यही होता है, गणना करने वाला संगणक। तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर आपको कंप्यूटर का परिचय देखना है, उसको बारीकी से समझना है, तो आप मेरी पहली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर का परिचय वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का हिंदी अर्थ जो होता है वो कंप्यूटर से गणना करना, और ER लगने के कारण करने वाला बन गया, यानी कि कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया, गणना करने वाला। अब इसके नाम में ही गणना छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि जब इसका डेवलपमेंट हुआ, जब इसका विकास हुआ, तब कहीं न कहीं कंप्यूटर बनाने का उद्देश्य क्या रहा, गणनाओं को आसान करना। अब हम एक गणना करने की बात करते हैं, तो विश्व का सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र, कभी नाम सुना है उसका? बिल्कुल सुना होगा किताबों में। अजीब सा नाम है क्या, अबेकस। ये शब्द लगभग हम छोटी क्लासों की किताबों में भी सुनते हैं। आपने कंप्यूटर की हिस्ट्री कहीं पढ़ी होगी तो भी सुना होगा, नहीं तो आपने इसको देखा भी होगा। यदि आपका बचपन, अरे वो सर का डायलॉग नहीं है मधुकर जी का क्या, यदि आपका बचपन सामान्य गुजरा है तो आपने अबेकस भी देखा होगा। क्या होता है अबेकस, उसकी बात करते हैं। ये जैसे एक लकड़ी की फ्रेम है, इसके अंदर ये तार की रोड लगी हुई है, ये लगभग 10 होती है, आप ऐसे ही समझ जाना। अब इसके ऊपर यहाँ पे मोती लगे हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे मोती है, ये देखो। लग गए? चलिए मैं फटाफट लगा देता हूं, क्योंकि इतना समय आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। आपका और मेरा समय बहुत कीमती है।
चलिए मोती मोती लगा दिए, ये बन गया आपका अबेकस। देखा है ऐसा कभी? अरे बचपन में जब खिलौने से खेलते थे, या आपने कभी पट्टी लाया हो स्लेट, उसके ऊपर भी ऐसे डिजाइन बनी हुई आती थी जिसमें मोती लगे हुए होते हैं। क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई एलकेजी यूकेजी का स्टूडेंट है और मान लीजिए उसको गिनती आती है 1 से 10 तक, ठीक है। अब 1 से 10 तक गिनती आती है और उसको आपने ये पूछ लिया कि 9 में से 5 चले गए, पीछे कितने बच्चे हैं, वो बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वो वाकिफ किससे है? 1 से 10 तक की गिनती से ही वाकिफ है, उसको जोड़ बाकी करना नहीं आता है, ठीक है। लेकिन यदि आप उसको बोलते हो कि मैंने आपको 10 चॉकलेट दिए, अब आप इसमें से जैसे 5 चॉकलेट खा गए हो, या मैंने आपको 9 चॉकलेट दी थी, उसमें से आप 5 चॉकलेट खा गए हो, ये 1 खा ली, ये 2 खा ली, ये 3 खा ली, ये 4 खा ली, ये 5 खा ली। अब बताओ पीछे कितना बचा है, तो वो उसको गिन के बता देगा 1 2 3 4। कितना आसान हो गया। ये चीज उसके लिए बहुत मुश्किल थी कि 9 में से 5 कैसे घटाएं, कैसे करे, क्या करे। लेकिन यहां पर उसके माइंड में क्लियर हो गया कि मेरे पास इतनी चीजें हैं, इसमें से ये चली गई, खत्म हो गई है, अब पीछे कितनी बची है ये गिन के बतानी मेरे को। यही छोटा सा कंसेप्ट है। क्या होता है दोस्तों, जब अबेकस का निर्माण हुआ, अबेकस का निर्माण वैसे कब हुआ उसकी बात करें तो अबेकस का निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व, कहां हुआ? एक जगह है, बहुत अच्छी जगह है, मेसोपोटामिया, यहां पर हुआ। यहां के लोगों ने क्या किया? तारों और मनकों का प्रयोग करके एक ऐसा उपकरण बनाया जिससे आपकी जोड़ की संबंधी जो गणनाएं हैं, जो गिनने से संबंधित समस्याएं हैं, उनका समाधान हो जाए। लेकिन दोस्तों इसे अबेकस इस समय के लोगों ने नहीं कहा, तो किसने कहा? अबेकस कहा इसको चीनियों ने। कब कहा? लगभग 600 ईसा पूर्व चीन के लोगों ने इसमें सुधार किया। क्या किया? सुधार। और फिर क्या बनाया? अबेकस, ठीक है। इसका प्रादुर्भाव जो मूल संरचना है वो कब आई? लगभग 3000 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले। जबकि इसको अबेकस नाम किसने दिया? चीन के लोगों ने। इस मूलभूत संरचना में सुधार करके इसको क्या बनाया? अबेकस बनाया। यानी कि अबेकस नाम किसने दिया है? चीन ने। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि अबेकस का जो आविष्कार है वो कहां हुआ, तो हम कहां मानते हैं? चीन में। जबकि इसकी मूल भावना जो आई है वो मेसोपोटामिया के लोगों ने 3000 ईसा पूर्व में दी थी, ठीक है। 600 ईसा पूर्व के लगभग जापान में भी एक ऐसा यंत्र चलता था जिसे क्या कहा जाता था? सारोबान। सारोबान क्या था? सारोबान अबेकस को ही कहा जाता था। कहां कहा जाता था? जापान में। कब कहा जाता था? जब चीन ने इसका आविष्कार करके इसका प्रयोग आरंभ किया। ठीक है दोस्तों, अबेकस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद बात करें अगर हम आगे, अबेकस गणना करने वाली युक्ति हो गई। देखिए दोस्तों, ये आज आपने लिए बिल्कुल ही नॉर्मल है कि मेरे को 100 में से कोई चीज घटानी, मैं आसानी से घटा सकता हूं, क्योंकि हमारा मानव जो मस्तिष्क है वो विकसित अवस्था में। लेकिन अगर मैं 5000 साल पहले की बात करूं, जब लोग गिनना नहीं जानते थे, गाय के बदले आटा, आटे के बदले गाय ले आते थे, वो वस्तु विनिमय वाला आपने पढ़ा होगा। उस समय की बात अगर मैं करूं, जब लोगों को गिनती नहीं आती थी, गिनना नहीं आता था, तब ऐसे यंत्र का बनना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है।
उस समय के लोगों ने इसका खूब प्रयोग किया, गणना करने में इसका खूब प्रयोग होने लगा, और आज वर्तमान में भी इसका अस्तित्व कहाँ है? बच्चों के खिलौनों में। वहां क्योंकि एक बच्चे का जो माइंड होता है ना, उस लेवल का माइंड उस समय गणना के प्रति, बाकी तो हमसे काफी डेवलप्ड है, हमारे पूर्वज है, हम उनकी बात ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन गणना करने से संबंधित मेरा मानना है कि आज एक छोटे बच्चे की तरह दिमाग था उनका, क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं था, उनका माइंड इतना विकसित नहीं था। तो उस समय ये बहुत बड़ी चीज थी। ठीक है, ये यंत्र बनने के बाद अब हम आते हैं अगला कौन सा यंत्र बनना जो गणना कर सके, क्योंकि कंप्यूटर कहीं कहीं बना है तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? गणना करना। तो अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले गणना करने वाले यंत्र, कि किन किन यंत्रों से कौन कौन सी गणनाएं होती थी और किस किस प्रकार से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। पहला यंत्र आ गया आपके पास। अब आप स्क्रीनशॉट नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनके व्यवस्थित नोट्स आपको, हैंड रिटन नोट्स जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर स्मार्ट क्लासेस राजसमंद पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तो उसे भी आप ज्वाइन करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, तो एक वैज्ञानिक आता है, क्या नाम है उसका? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर कब आता है? 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी कब? 1617 ईस्वी। क्या करता है? 1617 ईस्वी के आसपास इसको एक विचार आता है। क्या आता है? लघु गुणक बनाने का। इंग्लिश में इसे लोगोरिदम कहते हैं, लिख देता हूं मैं। लघु गुणक बनाने का विचार किसे आया? नेपियर को आया। कब आया? 1617 ईस्वी, यानी कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में। क्या होता है कि ये सन कुछ एक दो आगे पीछे हो सकते हैं, फिर भी मैंने आपको ये जो सन है, ये सारी चीजें रिसर्च करने के बाद, एक तो अपने राजस्थान में जो प्रचलित गवर्नमेंट्स की बुक्स हैं, ठीक है, उनसे उठाए। दूसरे, अगर उन बुक्स में कोई सन नहीं मिला है तो वो फिर मैंने विकिपीडिया से उठाया है। इसके अलावा मैंने कहीं से भी आलतू फालतू किताबों से या आलतू फालतू वेबसाइट से कहीं से भी नहीं उठाया। आप इन्हें आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये सारे ऑथेंटिक डेटा है। ठीक है, 1617 ईस्वी के लमसम इनको एक विचार आया, क्या? लघु गुणक बनाने का। लघु गुणक बनाने का मतलब क्या हो गया? गुणा करना आसान। यानी कि आसानी से आप गुणा कर सको, ऐसी कोई युक्ति बनाए। तो इन्होंने क्या किया? बाद में एक ऐसी युक्ति बनाई जिससे क्या हो गया? गुणा करना आसान हो गया। किसका? एक दो बड़ी बड़ी संख्याएं, बड़ी बड़ी मतलब 5-7 अंकों की संख्या, उनका गुणा हम कैसे कर सकते हैं? बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा। और दूसरा, दशमलव वाली संख्याओं का। इनका गुणा करना आसान हो गया। किसके द्वारा? जॉन नेपियर के द्वारा। उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जिससे आप बड़ी बड़ी संख्याओं का तथा दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना आसान कर देते हो। किस विचार से? किस आधार पर? लघु गुणक के विचार से। ठीक है, इन्होंने जो युक्ति बनाई, देखिए उसका नाम क्या है और उसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है। लोगों का मानना, ये ऑथेंटिक डाटा नहीं है, लेकिन मैंने 2-4 जगह पढ़ा है कि लोगों का मानना था कि इन्होंने जो यंत्र बनाया गुणा करने वाला, उसमें हाथी की हड्डियों का प्रयोग किया था। क्या है? किसका प्रयोग किया? हाथी की हड्डियों का। उसे और कोई चीजें नहीं मिली थी, उसने किसका प्रयोग कर लिया?
हाथी की हड्डियों का। अब हाथी की हड्डियों का प्रयोग किया तो लोगों ने इस डिवाइस का नाम क्या दे दिया, नेपियर्स बोन। बोन्स का अर्थ क्या होता है, हड्डियां, ठीक है। तो लोगों ने क्या नाम दे दिया, नेपियर्स बोन्स। अपने को हड्डियों से कोई लेना देना नहीं है। नेपियर्स बोन्स जो है वो 1617 ईस्वी में बना है, जॉन नेपियर ने बनाया है, लघु गुणक की अवधारणा पर बनाया है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा और दशमलव वाली संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। अब नेपियर्स बोन्स का मतलब ये नहीं है कि नेपियर की हड्डियों पे बना हुआ है, हड्डियां तो किसकी है, बेचारे हाथी की, लेकिन बनाई किसने, नेपियर ने, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, नेपियर्स बोन्स। उम्मीद है ये डिवाइस और इस वैज्ञानिक के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट करें, मैं उसको आपको अगली क्लास में समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 1617 में लघु गुणक बन गया। अब आगे की बात करें हम, चलिए कर लेते हैं। दोस्तों क्लास में कॉमेडी कब होती है, जब लाइव जुड़े रहते हैं। लाइव जुड़े रहते हैं तब आप अगर हमसे लाइव चैट करते हो तो कभी कभार कॉमेडी भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बोरियत टीचर हूं, ठीक है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अभी हमारे सब्सक्राइबर ही इतने नहीं है कि हम लाइव आ सके। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे हम लाइव आ सके, आपके साथ सीधे जुड़ सके, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसकी, पास्कल आइंसी। नाम सुना है कभी पास्कल आइन का, नहीं सुना होगा, आज हम सुना देते हैं। क्या 1642 ईस्वी के अंदर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक नहीं सॉरी गणितज्ञ, 1642 ईस्वी में एक फ्रांसीसी की गणितज्ञ था। क्या नाम था उसका, ब्लेज पास्कल। इस वैज्ञानिक ने एक छोटी सी उम्र के अंदर, कब एग्जैक्ट उम्र का डाटा नहीं मिला है मेरे को, लेकिन मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा है, बहुत ही कम उम्र में क्या बनाया, मैकेनिकल कैलकुलेटर। आज के जो कैलकुलेटर है वो मैकेनिकल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक है। मैकेनिकल शब्द जो है ना, जहां पे भी आता है वहां पर क्या होता है, यंत्र, ठीक है। जनरली विद्युत से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, वो यांत्रिक विज्ञान में घुस जाते हैं, ठीक है। मैकेनिक यानी कि जिसके अंदर क्या लगे होते हैं, यंत्र लगे होते हैं। यंत्रों में जैसे गिरारी, गेयर, रिंग, ऐसी चीजें लगी होती है, बेरिंग, ठीक है। तो मैकेनिकल कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल ने जो बनाया था वो आज की एक हारमोनियम जो नहीं होती है, तबला पेटी, उसकी तरीके का था, ठीक है। और उसकी जो संरचना है अगर आप देखें तो आप बोलेंगे ये तो एक हारमोनियम की संरचना है। वो क्या था, मैकेनिकल कैलकुलेटर। क्या कर सकता था ये मैकेनिकल कैलकुलेटर, ब्लेज पास्कल वाला जो है वो क्या कर सकता है, जोड़ और बाकी, ठीक है। क्या कर सकता है, जोड़ बाकी, गुणा भाग अभी करेगा थोड़ी देर बाद। अभी हम 1642 में हैं जहां पर ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर बना दिया है और वो क्या करता है, जोड़ बाकी करता है, ठीक है। अब इसके बाद ये केवल जोड़ बाकी कर सकता था, तो एक वैज्ञानिक और आएंगे। कब आएंगे, 1671 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए। कहां के थे वो, जर्मनी के। क्या नाम था, नाम भी अच्छा है इनका, क्या है,
गोटफ्रीड लेबनिज। इन्होंने क्या किया, इस मशीन में सुधार किया। किसमें? इस मैकेनिकल कैलकुलेटर में। इस मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम क्या दिया गया? पास्कलाइन। क्यों? क्योंकि इसने किसने बनाया इसको? ब्लेज पास्कल ने। इसी के नाम में, इसके सम्मान में इसका नाम क्या है? पास्कलाइन है। पास्कलाइन के अंदर सुधार किसने किया? गोटफ्रीड लेबनिज ने। क्या सुधार किया? पहले ये क्या करता था, जब पास्कल ने बनाया तब जोड़ और बाकी करता था। अब ये क्या करने लग गया? इसके साथ साथ गुणा और भाग। पास्कलाइन को गुणा भाग करने के योग्य किसने बनाया? 1671 में जर्मनी के गोटफ्रीड लेबनिज ने इसको क्या बनाया? गुणा और भाग करने में सक्षम बनाया। इससे पहले जब 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने बनाया इसको, तब ये क्या कर सकता था? केवल जोड़ और बाकी कर सकता था। ठीक है। पास्कलाइन बनाने के कारण, यानी कि इस मैकेनिकल कैलकुलेटर को बनाने के कारण ब्लेज पास्कल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है। फादर ऑफ कैलकुलेटर किसे कहा जाता है? ब्लेज पास्कल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें, हम एक वैज्ञानिक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। सोलह सौ इकहत्तर में हम आ गए। अब हम आते हैं एक कपड़े बनाने की मशीन पर। दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे जेकार्ड। इन्होंने क्या बनाई? एक लूम बनाई। जेकार्ड तो व्यक्ति हो गया, लूम यानी क्या हो गया? कपड़े बुनने की मशीन। अब आप बोलोगे कि सर हम तो कंप्यूटर का इतिहास पढ़ रहे थे, ये कपड़े बनाने वाली मशीन कहां से आ गई? क्या कपड़े वाले बनाने वाली मशीन से हम गणनाएं कर सकते हैं? दोस्तों नहीं। लेकिन इन साहब ने एक ऐसा काम किया जो कंप्यूटर के आगे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण था। क्या था? ये जो कपड़े बनने की मशीन थी, ये कपड़े बनने की जो मशीन थी, इसके अंदर एक चीज इन्होंने की। क्या? कपड़ों का पैटर्न। अब क्या होता है, कपड़े बनने की जो उस समय की जो मशीनें थी, उसको उनके पैटर्न बनाने के लिए बार बार अपने को उनको मैन्युअली काम करना पड़ता था। तो इन्होंने घबरा के एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे ये कपड़े का जो पैटर्न है ये ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाए। और वो नियंत्रित किससे हो जाए? पंच कार्ड से। पंच कार्ड क्या होते हैं? एक ऐसा कार्ड होता है जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों के आधार पर कपड़ों का पैटर्न एक बार नियंत्रित करने के बाद सेम पैटर्न पर वो मशीन काम करती रहती थी। ठीक है। जेकार्ड लूम ने क्या बनाई? कपड़े बनाने की मशीन। सॉरी, जेकार्ड ने क्या बनाई? लूम यानी कपड़े बुनने की मशीन। ये कपड़े बुनने की मशीन की जो मुख्य विशेषता थी वो था कपड़ों का पैटर्न नियंत्रित करना। किसके माध्यम से? पंच कार्ड के माध्यम से। और ये वही अवधारणा थी कि बाद में पंच कार्ड का प्रयोग इनपुट आउटपुट देने और सूचनाओं को संग्रहण करने में उपयोग किया गया। यहीं से अपने को पंच कार्ड की अवधारणा मिली है। तो अच्छा काम किया कि नहीं किया इन्होंने? उसके बाद ये काम कब किया इन्होंने? 1801 ईस्वी में। ठीक है। जेकार्ड्स लूम, यानी कि जेकार्ड नामक व्यक्ति ने लूम बनाई, कपड़े बनने की मशीन बनाई। और इस मशीन की मुख्य विशेषता कपड़ों का पैटर्न नियंत्रित करना। किसके माध्यम से? पंच कार्ड से। और ये कब बनाई? 1801 ईस्वी में। इसके बाद अपने आते हैं चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर।
ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि वाकिर में उनके अंदर उनको फादर क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि वो फादर बने कंप्यूटर के, प्लस उन्होंने ऐसे क्या काम कर दिए, इनके बारे में एक अलग से पूरा टॉपिक बन जाएगा। इसलिए इसके बाद के जो भी वैज्ञानिक हैं चार्ल्स बेबेज के बाद के, और चार्ल्स बेबेज ने क्या क्या काम किए, ये हम अगली क्लास में आराम से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। साथ ही यदि आपको इनमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, आप हमसे इनमें कोई भी सुधार चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अंत में एक ही बात, यदि आप कंप्यूटर या स्मार्टफोन का प्रयोग अधिक करते हैं तो मेरा एक ही कहना है कि आप स्मार्टफोन और कंप्यूटर का प्रयोग इस प्रकार से करें कि आपको लगे कि ये उपकरण आपके लिए, ना कि आप इनके लिए। धन्यवाद दोस्तों।